हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन था आज। दरअसल कल आपको याद होगा हफ्ते की बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी, क्योंकि लास्ट वीक अपन कल भी चर्चा कर रहे थे, लार्जली कंसोलिडेशन के नाम था। फ्लैट वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस देखने को मिला कल। लेकिन क्या हुआ, 160 165 अंक निफ्टी में मजबूती हुई, ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके बंद हुए। तो शुरुआत बढ़िया हुई हफ्ते की। और आज शुरुआत में क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे थे, खास तौर पे यूएस का हैंडओवर बढ़िया था। वो फिर से नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ रहा है। फिर से 1/3 से ऑलमोस्ट 3/4% के तीनों बेंचमार्क उछाल के साथ बंद हुए थे कल। तो हैंडओवर में कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो हमने भी गैप अप दिखाया। हम इंट्राडे में इनफैक्ट 25,212 ये शुरुआती ट्रेड में हमने ये स्तर आते हुए देखे थे। 180 190 के आसपास खुले, 212 तक के जोन्स तक गए। वो शुरुआती ट्रेड में हुआ, उसके बाद ठंडे पड़े और फिर लार्जली दिन भर बड़ा म्यूटेड सा फ्लैट लाइन के आसपास या कहीं लोअर लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब इंपॉर्टेंट ये कि दायरे में फंसे हुए हैं 25,000, 25,100, 25,200 और 25,200 सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। तो वो जोन निकल पाना, वो रेजिस्टेंस जोन निकल पाना थोड़ा सा तकलीफ वाली बात हो रही है। लग रहा है क्योंकि हम बार बार चैलेंज करने जा रहे हैं उन लेवल्स को, इवेंचुअली निकलेगा। पर हो सकता है थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस को टेस्ट करता हुआ नजर आए। आज 25,000 से 25,200 मोटा मोटी ब्रॉड रेंज था। हालांकि 24,900 से 25,200 के आसपास इस समय का जोन है, और अपने लिए वो हार्ड बॉटम तो 700 750 के जोन पे बना हुआ है। 700 पकड़िए, तो टेक्सचर शायद लोअर लेवल्स पे फिर से खरीदारी करने का लग रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस बैंड जो बन गया ऊपर की तरफ, वो थोड़ा सा अटका रहा है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम वाइज टेस्ट करता हुआ शायद हमको नजर आए। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। पर कहा जा रहा है एक बार वो जोन्स निकले 25,200 300 के, तो शायद बढ़िया ऑप्टिक्स भारतीय बाजार में बनते हुए नजर आए, क्योंकि फिर राइटर्स का जोन बस यही 25,200 के आसपास है। फिर मैदान थोड़ा सा खुला हुआ दिखता है। खैर चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। अच्छा, सवाल आप लोग भेज रहे हो। हम आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, अरे ट्विटर, सब पे मौजूद नजर आएंगे आपको। कल मैंने किसी ने Hyundai मोटर इंडिया का सवाल लिया था, तब मैंने कहा था इस पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब आईपीओ का डे 1 होगा, यानी कि आज जब आईपीओ खुल जाएगा तब आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि जिस दिन खुलेगा उस दिन बट ऑब्वियस बातचीत करनी होगी, तो डुप्लीकेसी हो जाती है, फिर समय वेस्ट होता है। अब वो आईपीओ पे कॉल, मेगा आईपीओ है, 27-28 हजार करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं अपर प्राइस बैंड पे। 1,60,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टारगेट ये कंपनी कर रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ओईएम या कह लीजिए ऑटो कंपनी, मारुति के बाद कोई कंसर्न नहीं। बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया डायनेमिक्स है। 15% देश का मार्केट शेयर इसके पास है। हाँ, ये बात अलग है, मारुति के पास 40% प्लस का मार्केट शेयर है, तो दूसरे पायदान पे जो खड़ा है काफी दूर है। पर इस कंपनी के बिजनेस, इस कंपनी का फाइनेंशियल्स, इस कंपनी का पोर्टफोलियो, इस कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल, कोई कंप्लेंट नहीं, गजब की है। इनफैक्ट ये अपने कुछ पीयर्स से बेहतर मार्जिन लेकर आती है, क्योंकि अच्छे रियलाइजेशंस हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि ये एसयूवीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है अपने पीयर से, इसलिए मार्जिन प्रोफाइल बढ़िया है। पर हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है, वो समझा देता हूं। धंधा तो हम में से ज्यादा लोग समझते ही हैं, देखी हैं गाड़ियां, बचपन से देखी हुई हैं। और Hyundai कह दिया था मैंने, हंडई 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 है एक्चुअली। मैनेजमेंट आज आया था तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर रहे थे उनसे, हंडई मोटर्स। ये कंपनी अपने अपर प्राइस बैंड पे FY24 के ईपीएस पे 27 टाइम्स पे ऑफर करी जा रही है, 27 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स। मारुति अपने ट्रेलिंग 12 मंथ के ईपीएस पे 27 टाइम्स पे खड़ी हुई नजर आई। एक FY24 पे बोल रहा हूं, एक ट्रेलिंग 12 मंथ से कह रहा हूं, ये फर्क है। लेकिन 27 टाइम्स पे दोनों ऑफर करी जा रही है। जबकि मारुति सुजुकी का साइज मैंने अभी बताया, एक का मार्केट शेयर 15% है, तो दूसरे का 40% प्लस का मार्केट शेयर है। एक वॉल्यूम्स में डबल है,
फाइनेंशियल्स में डबल है, मारुति की बात कर रहा हूं। तो उस साइज, स्केल और इन डेप्थ बाजार में जो पकड़ बना रखी है, उसका एक प्रीमियम आप दोगे कि नहीं दोगे मारुति को हुंडई के सामने? और अगर दोनों 27 के पीई पर है, मोटा मोटी, अगर मैं दोनों का FY24 का ईपीएस ले जाता हूं तो हो सकता है एक 27 पे हुंडई नजर आएगा, 29 पे मारुति नजर आएगा, पर फिर भी एट पार टाइप नजर आएंगे आपको वैल्यूएशंस पे। तो इसका मतलब हुआ या तो हुंडई मोटर्स ओवर वैल्यूड है, महंगा लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे है, या तो मारुति सुजुकी जो भारतीय बाजार में ट्रेड कर रही है इस समय वो अंडर वैल्यूड है। जो ट्रेड कर रहा है वो अंडर वैल्यूड है कि वो सही प्राइस है? मेरा मानना है जो भी प्राइसिंग है, जो मार्केट फोर्सेस ने डिफाइन करेगी मारुति की, वो जस्ट है। तो इसका मतलब हो सकता है हुंडई फिर थोड़े से स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे है, या फिर टेबल पे कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं है। ऐसे में मेरा मानना है इस तरह के मेगा आईपीओज में हमेशा एक बार लिस्ट होने दें, मार्केट फोर्सेस को प्राइसिंग डिसाइड करने दें। हो सकता है लोअर लेवल्स पे एक ब्यूटीफुल लॉन्ग टर्म की स्टोरी बने। और ये चैनल पे जितने एक्सपर्ट से बात करिए उस तरफ जरूर सबका रुझान है, पर लिस्टिंग पॉप, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लगाने का मन बना रहे हैं तो मुझे अभी तो नहीं लगता वो बहुत मीनिंगफुल कुछ लिस्टिंग पॉप की तैयारी हो रही है। और जो भी लगाना चाहता है, वैसे भी मेरा लॉजिक ये है कि इस तरह के मेगा आईपीओज में हमेशा थर्ड डे दोपहर में जाके देखिए क्या हाल है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद पैसा कमिट करिएगा, अभी तो मत ही करिए। थर्सडे को आईपीओ बंद होने वाला है, दोपहर में कॉल लीजिएगा। पर शायद लिस्टिंग गेन्स, लिस्टिंग पॉप के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और जो लॉन्ग टर्म में इंतजार करना चाहते हैं वो डिस्कवरी होने दें प्राइस की, खुले बाजार से ले लें। और जो फिर भी कंपल्सिव हर आईपीओ में पैसा लगाते हैं कि अरे यार कमा के देता ही है, एक बात ध्यान रखिएगा, मल्टीपल एप्लीकेशंस, हर जगह पैसा, मेरे ख्याल से ज्यादातर एप्लीकेशन में शेयर आ रहे होंगे, इस तरह का मेगा साइज है, तो गले तक ना भर जाए माल। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। खैर ये आपका कॉल है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का कॉल है। मैंने आपको हुंडई मोटर्स वर्सेस मारुति कहानी समझा दी। अब आपको करना क्या है वो आप डिसाइड करिएगा। हाँ, वो कल का मुझे वो याद था। अच्छा, वीकेंड पे वैसे मैंने एक शो करा था, मेगा आईपीओ मेगा बेट क्वेश्चन मार्क। वो एक्सपर्ट से चर्चा जब हुई थी तो दोनों एक्सपर्ट वही कह रहे थे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। मैंने रैशनल समझा दिया क्यों लॉन्ग टर्म की कहानी बेहतर हो सकती है, क्यों लिस्टिंग पॉप नजर नहीं आ रहा है। आप एक बार खुलने दें, प्राइस डिस्कवरी होने दें तो घुसें। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं दिखती स्टॉक में वैसे अभी एंट्री करने की। HCL टेक, दो चीजें इसकी भी वैसे ही है, फंडामेंटल्स अपनी जगह, मूल्यांकन या वैल्यूएशंस अपनी जगह। फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। HCL टेक के जो रिजल्ट्स आए थे, हर पैरामीटर जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। कांस्टेंट करेंसी में हमने बताया था CNBC सेवास पे कि 0.6% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ होगी, 1.6% आई। तो एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर एग्जीक्यूशन करके दिखाया इस कंपनी ने। मार्जिन्स बढ़ने की बात थी लेकिन 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, 18.6% के मार्जिन्स आए। और ऊपर से जो पूरे साल की गाइडेंस बैंड थी 3 से 5% की, क्योंकि Q2 एक्सपेक्टेशन से अच्छा निकल गया, 3.5 से 5% कर दी, उसे नैरो डाउन कर दिया, लोअर थ्रेशोल्ड को ऊपर कर दिया। वो दिखाता है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस आगे के आउटलुक पे। पर जिस तरह के नंबर्स हैं, जिस तरह की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज उन्हें दिखाई है, जिस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशनिंग है, ये एटलीस्ट HCL टेक लगता है अपने पीयर्स, इस केस में अपने टियर 1 पीयर्स से आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो फंडामेंटल्स रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं, पर मुझे कंसर्न थोड़ी बहुत जो बन रही है वो वैल्यूएशंस पे, क्योंकि ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाईज पे आके खड़ा हुआ था, आए दिन नए रिकॉर्ड हाईज जड़ रहा था इन नतीजों से पहले। और इन नतीजों के बाद क्या हुआ, इवन ईपीएस के अगर ब्रोकरेज ने अपग्रेड करे हो तो भी शायद ये स्टॉक 27-28 टाइम, देखा 28 टाइम्स एक साल के फॉरवर्ड पी पे आके खड़ा हो गया है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है टीसीएस के, जो कि नेचुरली प्रीमियम कमांड करना चाहिए इन सब कंपनीज से। तो फिर वो अब यहां से री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब वो सेक्टर री रेट हो रहा होगा तो HCL टेक चल रहा होगा, वो बात अलग है। तो थोड़ी सी गुंजाइश जिनके पास है भाई साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट। और मैंने कहा आने वाले समय में अभी भी लगता है टियर 1 का आउट परफॉर्म करेगा, बिल्कुल होल्ड ऑन करें, पर कोई इमीडिएट गेन्स की एक्सपेक्टेशन लेके ना चले, क्योंकि आज भी जब HCL टेक अच्छे नंबर से खुला था ऊपर, ठंडा ही पड़ा। जब सीधा सौदा मैंने मेंशन करा था तो यही कह के कहा था हरे में रिजल्ट जरूर हैं, लेकिन स्टॉक की प्री पोजिशनिंग और जिस तरह की ताबड़तोड़ तेजी, वो रूम नहीं दिखाती ज्यादा तेजी का यहां से।
उस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। पर फंडामेंटल्स बढ़िया है, जब तक गाड़ी आउट परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सपोर्टिव है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को बिल्कुल HCL टेक्नोलॉजीज को होल्ड करके चलना चाहिए। फेडरल बैंक की जहां तक बात है, ये स्टॉक 200 ऑड लेवल्स के आसपास, मैं कहता ईयर हाइज भी वहीं थे जब वो अपडेट्स आए थे, नया मैनेजमेंट का अपडेट आया था, हामी भर गई थी आरबीआई की तरफ से, तो वो 203, 204, 205, 206 उस जोन्स तक गया था। उसके बाद वो रिविजिट नहीं कर पा रहा। 200 इसके लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, अपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। वो खैर भाव कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, उसकी बात अलग। एक दिक्कत Q2 का बिजनेस अपडेट जो आया, अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले बिजनेस अपडेट आया, साल दर साल अच्छा है, सीक्वेंशली डिपॉजिट फ्लैट हैं, एडवांसेस भी मेरे ख्याल से 3-4%, 4.5% बढ़े, तो Q1 वो थोड़ा सा वो अपडेट गड़बड़ है और अपने हायर लेवल्स पे फंसने वाली दिक्कत। पर अपने आप में मुझे कोई NIMs मुझे लगता है स्टेबल आएंगे जब ये कंपनी, ये बैंक अपनी तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। नए CEO साहब आ गए, उनके रिजल्ट्स में उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का आउटलुक है। और अपने सारे मिड कैप पियर्स में ज्यादातर ब्रोकरेजेस यही मानती हैं फेडरल बैंक सबसे बेहतर प्लेस्ड है भाई साहब। लास्ट अपडेट कुछ ब्रोकरेजेस के थे 230 तक के टारगेट शायद, अब वो टारगेट्स तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन फेडरल बैंक मुझे लगता है पोर्टफोलियो में मिड कैप बैंक से तड़का चाहिए तो इससे बेहतर, इससे कंफर्टिंग बैंक शायद ना मिले आप लोगों को। तो इसीलिए फेडरल बैंक को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, फी का अपडेट हो सकता है, लेकिन अभी तक पेडिग्री के लिहाज से कोई कंसर्न नहीं इस बैंक के साथ। बाटा इंडिया डिसअपॉइंट कर, बाटा इंडिया नहीं, मैं कहता लार्जली सारे फुटवेयर स्टॉक्स हाई से करेक्ट हुए हैं। बाटा खुद अपने आप में मेरे ख्याल से 1700, 1750 वाला स्टॉक कहां 1400 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा करेक्ट, जब मार्केट फिर भी स्टेडी उस कंपैरिजन में नजर आएंगे, और कब से परफॉर्म नहीं कर रहा है। दो दिक्कतें बाटा के साथ, न ग्रोथ आ पा रही है, ऊपर से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो चैलेंजेस हैं। और जो कुछ हद तक वो भाव, कुछ नहीं काफी हद तक वो जो भाव में ठंडापन है, इन्हीं चैलेंजेस के चलते था। पर अपने आप में है बढ़िया कंपनी, देश की सबसे बड़ी फुटवेयर रिटेलर। इस कंपनी ने अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली पोजीशन कर रखा है, चाहे वो रीच हो आउटलेट्स के थ्रू, चाहे वो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हो। मेरे ख्याल से हर प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स आपको एंट्री पॉइंट से लेकर अल्ट्रा प्रीमियम तक सारे टाइप्स इसने ब्यूटीफुली कर रखे हैं, और पूरी डाइवर्सिफाइड रेंज आपकी नजर आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू सेगमेंट जिसे अपन कहते हैं एंट्री लेवल, उसमें पहले साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन आए, ये कई बार चैनल चेक्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग चैनल पे अपन लोग कई बार चर्चा भी करते हैं, रूरल डिमांड, अच्छा मॉनसून, उसका इंपैक्ट सेकेंड हाफ में, तो वो एंट्री लेवल के लिए वो वैल्यू सेगमेंट स्टेबलाइज होने के क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं। यहां पे ये जो पेन की बात मैंने करी थी ओवर अ पीरियड, लीगेसी इश्यूज से बाहर आने की कंपनी कोशिश कर रही है। नए सीईओ का कुछ साल हुए हैं और लीगेसी इश्यूज से लाने की कोशिश, क्या थे वो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाने की जरूरत थी, वो बड़ा इशू था। इनके साथ इशू था इनके ऑफरिंग्स को लेकर। यंग पॉपुलेशन स्नीकर्स वगैरह कैजुअल वेयर पे बिलीव करती है, बाटा उधर अग्रसर नहीं था। पिछले कुछ सालों में वो कोर्स करेक्ट करके दिखाया है, वो एड स्पेंड वगैरह ठंडे थे, उसको पुश करना नए सीईओ ने सब शुरू करा है। बाटा इंडिया मुझे लगता है होल्ड है, हाँ रुला रहा है, और टाइम करना मुश्किल है किसी चीज को। मुझे नहीं पता इस क्वार्टर के नंबर्स कितने डिसअपॉइंटिंग और आने वाले हैं, क्योंकि है तो फीका क्वार्टर, अगला क्वार्टर फिर भी अच्छा रहेगा सीजनैलिटी के लिहाज से, पर है अच्छी पेडिग्री, ऑलरेडी करेक्टेड है तो शायद लॉजिकली होल्ड करना बेहतर होगा। जब मैं होल्ड बाय सेल तो बोलता भी नहीं हूं, लेकिन जब भी ऐसा कुछ टर्म हम यूज करूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ज्यादा बेहतर है। लास्ट सवाल आज का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, किसी ने आरईसी भी पूछा है, पीएफसी, दोनों इन टैंडम मूव करते हैं, दोनों इन टैंडम करेक्ट हुए थे भी ऑफ लेट।
भाई पीएफसी तो ऑलमोस्ट ₹650 वाला 100 रुपए से ज्यादा करेक्टेड होकर अभी भी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। पर ध्यान रखिएगा, ये जो पावर फाइनेंसिंग की स्पेस है एनबीएफसीज में, ये ज्यादा फेवरेबली पोजिशनड आपको नजर आएगी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस स्पेस को आप कैटर कर रहे हो, क्या एग्रेसिव केपेक्स हो रहा है पावर स्पेस में, क्या स्ट्रीट बुलिश है, लॉजिकली फंडामेंटल्स कितने फेवरेबल हैं उस स्पेस के लिए, पावर स्पेस के लिए, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा अग्रसर, सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये स्टॉक करेक्ट क्यों हुआ था? सिंपली ये कहा जा रहा था कि जो नॉन पावर स्पेस में ओवर लेवरेज प्लेयर्स हैं, जिनकी बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है, उनको लेंडिंग एग्रेसिवली कर रहे हैं लोग। वैलिड कंसर्न था, ऐसे में एनपीएस राइज होने का खतरा होता है। पर क्योंकि ये स्टॉक करेक्ट हो गया, 580 वाला कहां के खड़ा हो गया, मेरे ख्याल से 100 रुपए छट के ₹550 के आसपास खड़ा हुआ नजर आएगा आपको, तो वैल्यूएशंस में शायद ये कंसर्न्स ब्यूटीफुली मैप इन हो गए, क्योंकि अब ये स्टॉक 1 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे कंसर्न्स उस लिहाज से एडिक्वेटली प्राइस्ड इन, एडुकेटली फैक्टर्ड इन नजर आएंगे। और पीएफसी हो, आरईसी हो, इनके ग्रोथ फोरकास्ट रोबस्ट है। अपन खैर इस समय पीएफसी की बात करें तो आरईसी का तड़का नहीं ऐड करता मैं, पर बढ़िया ग्रोथ फोरकास्ट लेके चल रहे हैं ज्यादातर ब्रोकरेजेस इन कंपनीज को लेकर। अपने को पता है इसकी डिविडेंड यील्ड बड़ी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा डिविडेंड डोल आउट करती है कंपनी। इसके रिटर्न प्रोफाइल, रिटर्न रेशियोज की प्रोफाइल सुपीरियर है अपने कई सारे पीयर्स से। और ये जो वैल्यूएशंस का कंफर्ट मिल गया, रीसेंट कंसर्न्स अगर थे भी तो कंसर्न्स अब प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता उस तरह के करेक्शन के बाद अब पीएफसी में एग्रेसिव होने की जरूरत या निकाल देने की जरूरत पोर्टफोलियो से। मुझे लगता है जब वैल्यूएशंस कंफर्ट मिल रहा है, रिस्क शायद प्राइस दिन दिख रहे हैं, तो बने रहना अकलमंदी है। जज्बाती होके पेन को देखते हुए पिछला आपने पेन पीरियड निकाल दिया लॉजिकली, लग ऐसा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन का कंफर्ट है तो बहुत मीनिंगफुल डाउनसाइड आनी नहीं चाहिए अंटिल अनलेस कुछ मैक्रो हेडविंड आने वाली है। नहीं पता, जो दिखता है वो पता है, और उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है ये भाव जो आ गया है वो जस्ट है। इस लिहाज से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आप पोर्टफोलियो में होल्ड करके चलिए भाई। इस नोट पर अब कल मुलाकात करेंगे आपसे। मार्केट के पंचनामे को आज यहीं समेटते हैं। अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। कईयों ने ये सब क्वेरीज मुझे कल के पंचनामे से आपके बीच में ट्विटर पर टैग भी कर रखी थी, तो मैंने सोचा उन सब क्वेरीज को भी एड्रेस करता चलूं। आप लोग भेजते रहिए, जिस प्लेटफॉर्म से मुझसे कनेक्ट करना है करिए। कुछ सवाल आपके जो लाइव आ रहे हैं, उन क्वेरीज आ रही हैं, उन सबको टटोल के अपन बातचीत करते रहेंगे। कोशिश करूंगा सबकी कुछ क्वेरीज अपन हर दिन सॉल्व करते चले। सी यू टुमारो, बाय बाय।